नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपको सभी को पता है, काव्य प्रकाश जो है ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके क्वेश्चन आंसर हैं वह हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो या इसका इंटरव्यू हो, सारे एग्जाम्स जितने भी होते हैं उन सभी में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की बात करें तो प्रकाश जो है वो अपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो कारिका वाला भाग है, वृत्ति वाला भाग है, यहां से कहीं ना कहीं प्रश्नों को पूछा जाता है। इसलिए हमें जो काव्य प्रकाश है वह एक ऑथेंटिक और बुक से पढ़ना है और इसके कारिका के साथ में ही वृत्ति वाले भाग को भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। आइए आज की क्लास के माध्यम से एमसीक्यूज के माध्यम से, महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से अपन देखते हैं कि काव्य प्रकाश के जो क्वेश्चन है वह किस तरह से कारिकाओं से बनते हैं, किस तरह से वृत्तियों में से बनते हैं। बहुत डीप में जाकर के प्रश्नों का कलेक्शन जो है वह यहाँ पर किया गया है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो पहली बार आए हैं तो वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संस्कृत से रिलेटेड और आगामी जो भी वीडियो आने वाली हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण आपको आगे के वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शिवेतर रक्षतये इत्यत्र शिवेतर पदेन कस्य ग्रहणम। ठीक है, अब इसकी बात करें तो सबसे पहली बात करें तो ये जो है मम्मट जो है वह मम्मट काव्य के जो प्रयोजन है वह कितने मानते हैं? तो ये काव्य के 6 प्रयोजन मानते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है काव्यम यश से, पहला जो प्रयोजन है वह है काव्यम यश से। दूसरा है अर्थकृते। तीसरा प्रयोजन जो मानते हैं वह है व्यवहार विधि। चौथा प्रयोजन शिवेतरक्षते। पांचवा प्रयोजन सद्यः परनिवृत्तये। और अंतिम प्रयोजन जो है वह है कांता सम्मित उपदेश। ये जो है वह मम्मट काव्य के 6 प्रयोजन काव्य प्रकाश में मानते हैं। इसमें इन्होंने जो काम किया है वह 2 प्रकार से विभाजन किया है। एक तो 3 प्रयोजनों को जो कविनिष्ठ माना है और 3 प्रयोजनों को जो माना है वह सहृदयनिष्ठ माना है। ये 2 प्रकार से प्रयोजनों का फिर इन्होंने विभाजन मान किया है। तो कविनिष्ठ मतलब इनमें से 6 प्रयोजनों में से 3 प्रयोजन तो ऐसे हैं जो सीधे के सीधे जो काव्य का कर्ता कवि जो है इसको फायदा होगा, और 3 प्रयोजन ऐसे हैं जिनको सहृदयनिष्ठ मानते हैं। तो इसमें जो यश से, अर्थकृते और व्यवहार विधेय, यश से, अर्थकृते और शिवेतरक्षते, ये जो 3 प्रयोजन है वह तक कविनिष्ठ है। और जो व्यवहार विधेय और सद्यः पर निवृत्ति, कांता सम्मित उपदेश, ये जो 3 उपदेश हैं वह सहृदयनिष्ठ हैं। तो इसमें पूछा गया है शिवेतर शतये, मतलब शिव मने मंगल, शिव मने मंगल, उससे इतर अमंगल, अमंगल के शतये नाश के लिए जो है वह काव्य की रचना की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अमंगल नाशः। इन सारे प्रयोजनों में बात करें तो वृत्ति भाग में एक चीज लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सकल प्रयोजन मूलीभूत, मतलब इन सारे प्रयोजन जो 6 हैं उसमें इंपॉर्टेंट प्रयोजन कौन सा है समस्त प्रयोजनों में? तो सद्यः पर निवृत्तये, ये जो प्रयोजन है वह समस्त प्रयोजनों में मुख्य है। तो सकल प्रयोजन मूलीभूत अगर लिखा हुआ आ जाए तो हमें उसका आंसर ये करना है सद्यः पर निवृत्ति, और काव्य प्रकाश में काव्य के प्रयोजन 6 बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संकेत ग्रहे अपोह शब्दार्थ इति मतम अस्ति। ठीक है, अब संकेत ग्रह ये क्या चीज है? तो सबसे पहली बात करें, शब्द के 3 भेद होते हैं।
एक तो होता है वाचक, दूसरा होता है लक्षक, तीसरा जो शब्द का भेद होता है वह होता है व्यंजक। वैसे ही अर्थ के भी तीन भेद होते हैं। एक तो होता है वाच्यार्थ, दूसरा जो होता है वह होता है लक्ष्यार्थ, और तीसरा जो अर्थ जो होता है वह होता है व्यंग्यार्थ। तीसरा जो भेद होता है वह व्यंग्यार्थ। तो इसमें जो वाचक शब्द जो होते हैं वह किसको कहते हैं? तो साक्षात संकेतित अर्थ को जो बताने वाले होते हैं वह साक्षात संकेतितम अर्थम यो अभिदत्ते सवाचकः। साक्षात संकेतित अर्थ को जो अभिदत्त व्यक्त करते हैं उनको वाचक कहते हैं। और जो साक्षात सांकेतिक जो अर्थ है उसको चार प्रकार से बांटा गया है। साक्षात संकेतिक जो अर्थ है उसको चार प्रकार से: गुण, क्रिया, जाति और यदृच्छा। इस प्रकार से साक्षात संकेतित अर्थ को चार भागों में बांटा गया है। कहा भी गया है संकेतित चतुर्भेद जात्यादि जातिरेव वा। सांकेतित चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा। ये इसके उसमें कहा गया है कि संकेतित अर्थ जो है संकेतित चतुर्भेद जात्यादि जातिरेव वा। तो एक तो संकेतित चतुर्भेद चार भेद से होता है। जात्यादि, जाति माने गुण, जाति, क्रिया और यदृच्छा, ये चार प्रकार का होता है। या फिर इन्होंने एक और चीज बोल दी है, वह ये बोली है कि जाति रेव वा। ये एक चीज और बोल दी कि सिर्फ एक तो संकेतित अर्थ चार प्रकार का होता है, या फिर जो होता है वह सिर्फ जाति ही होती है। ये जाति ही होती है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जाति जो मीमांसक है, ये जो मीमांसक जो होते हैं, इनके मीमांसकों के मत के खंडन के लिए इन्होंने बताया गया है कि मीमांसक जो होते हैं वह संकेतित जो अर्थ है उसको जाति में ही मानते हैं। एक इसके वृत्ति भाग में एक चीज और लिखी हुई होती है, तद्वान अपोह। तद्वान अपोह, ये चीज भी लिखी हुई होती है। और इसका अर्थ होता है कि तद्वान और अपोह दो चीजें हैं। एक तो है तद्वान शब्द और एक शब्द जो है वह है अपोह। ठीक है, तो तद्वान का मतलब होता है जो नैयायिक होते हैं। तद्वान का मतलब होता है ये जो नैयायिक लोग हैं वह जाति विशिष्ट व्यक्ति में, जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत ग्रह मानते हैं। जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत ग्रह मानते हैं। और ये तद्वान शब्द है वह नैयायिकों के लिए है। और अपोह जो है वह अपोह बौद्धों के लिए है, क्योंकि बौद्ध जो है वह संकेत ग्रह वह जाति को नहीं मानते हैं, और जाति को नहीं मानने के कारण वह संकेत ग्रह भी जाति में नहीं मानते हैं, अपितु वह संकेत ग्रह को अपोह में मानते हैं। इसलिए यह बौद्धों के लिए आया हुआ है। तो ये चीज याद होनी चाहिए, साक्षात संकेतित अर्थ जो है वह चार प्रकार का है: जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा। लेकिन ये जो संकेतित चतुर्भेद जात्यादि जातिरेव वा, तो जात्यादि का मतलब तो ये गुण, क्रिया, जाति, यदृच्छा, जो कि समस्त काव्य शास्त्री जो अलंकार शास्त्री जो मनीषी वो मानते हैं। लेकिन जो जाति रेव, ये याद रखना कि वृत्ति में जो जाति रेव दिया हुआ है वह किसके ये मत किसका है? तो ये मीमांसकों का मत है। किसका मत है? मीमांसकों का मत है। इसके बाद में वृत्ति में ही तद्वान अपोह व शब्दार्थ एक वृत्त लाइन दी हुई है, आप जब काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तब वहां पर आएगा कि तद्वान अपोह व शब्दार्थ ग्रंथ जो ग्रंथ है वह ज्यादा बढ़ नहीं जाए, इसके लिए उन्होंने वहीं पर इसको संक्षिप्त में लिख दिया है। तो यहाँ पर जो तद्वान शब्द है वह नैयायिकों के लिए दिया गया है, और अपोह शब्द है वह बौद्धों के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर जो अपोह शब्दार्थ है इति मतम, ये जो मत है वह किसका है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा विकल्प 2, बौद्धानाम। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न,
यत्र विषयी विषयश्च शब्दोपात्तो तत्र भवति। सारोपा लक्षणा, साध्यवसाना, उपादान लक्षणा, निरूढ़ा लक्षणा। तो इसमें देखो सारोपा और साध्यवसाना दो लक्षणा की बात करें, सारोपा और साध्यवसाना इन लक्षणा की बात करें तो सारोपान्या तो यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा, सारोपक लक्षणा की बात करें तो इसका है कि सारोपान्या तु यत्रोक्त विषयी विषयस्तथा। जहां पर और साध्यवसाना की बात करें, साध्यवसाना की बात करें तो इन्होंने कहा है विषयन्ने विषयन्ये कृतेन्यस्मिन् मता साध्यवसानी का। ये जो है वह साध्यवसाना की परिभाषा है। सारूपा में कहा गया है कि जहां पर विषयी और विषय दो चीजें हैं, विषयी और विषय, उपमान और उपमेय दोनों चीजें शब्द के द्वारा, सारोपान्यातु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा, जहां पर विषयी और विषय यत्र उक्तः, जहां पर दोनों चीजें कही जा रही है शब्द के द्वारा, वहां पर तो होता है सारोपा। और इसका एग्जाम्पल जो है वह है गौरवाहिक का, जो एग्जाम्पल है वह है गौरवाहिक। अब यहां पर विषयी और विषय दोनों शब्द के द्वारा कहे गए हैं तो यह सारोपा का उदाहरण है। साध्यवसाना का उदाहरण देखें तो साध्यवसाना का उदाहरण है गौरियम। गौरियम जो है वह साध्यवसाना का उदाहरण है और इसमें विषयी के द्वारा विषय का जो है वह अंतर्लीन कर लिया जाता है, निगरण कर लिया जाता है और वहां पर साध्यवसाना लक्षणा होती है। तो प्रश्न है विषयी और विषय दोनों का शब्दों के द्वारा जहां पर वर्णन हो वहां कौन सा लक्षणा होती है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा विकल्प एक, सारोपा लक्षणा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अभिधा मूलायाम शाब्दी व्यंजनायाम स्थाणु भज भवच्छिदे इत्यस्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इत्यस्य अर्थः केन एकतत्वेन एक पक्षे नियम्यते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो लास्ट में हुई थी भर्ती परीक्षा, उसमें भी आया हुआ प्रश्न है और यह परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहली बात करें व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति जो है वह दो प्रकार की है, एक तो होती है वह है शाब्दी व्यंजना, दूसरी व्यंजना का नाम है, उसका नाम है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के फिर दो भेद होते हैं, एक तो होती है वह होती है अभिधा मूला लक्षणा, अभिधा मूला व्यंजना, और दूसरा जो होता है उस लक्षणा का नाम है, उस शाब्दी व्यंजना का नाम है लक्षणा मूला व्यंजना। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो इसका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अभिधा मूला व्यंजना जो होती है उसमें क्या होता है, जब एक ही शब्द जिसके अनेकत्व बहुत सारे अर्थ होते हैं, वह अनेकार्थक जो शब्द होता है वह संयोग आदि, संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, ठीक है, ये 16 हेतु है। ठीक है, तो अनेकार्थक जो शब्द है, जब इन 16 हेतुओं में से एक हेतु के द्वारा एक अर्थ में जब नियंत्रित हो जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कोई अनेकार्थक शब्द होता है
वह अनेकार्थक शब्द अपने अनेकार्थक अर्थ को छोड़ करके इन संयोग वियोग साहचर्य विरोधी था अर्थ प्रकरणम लिंग इन सारे हेतुओं में से एक हेतु के द्वारा एक अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। ऐसे समय में उस व्यंजना का जो नाम है उसको कहते हैं अभिधा मूला व्यंजना। यहां पर जो उदाहरण है स्थाणु भज भवच्छिदे, स्थाणु का मतलब अर्थ जो होता है वह स्थाणु का मतलब क्या क्या होता है, तो एक तो होता है पेड़ होता है, फूट होता है, फूट होता है, तना, ये सारे जो होते हैं वह स्थाणु के अर्थ होते हैं, इसके अर्थ होते हैं। लेकिन इतने सारे अनार्थक अनेकार्थक जो शब्द है स्थाणु वह भवच्छिदे संसार रूपी सागर को नाश करने के लिए हमें स्थाणु मतलब यहां पर इसका जो अर्थ है वह हमें क्या लेना है, भगवान शिव लेना है। मतलब जो अनेकार्थक जो शब्द है वह समस्त अपने अर्थों को छोड़ करके एक अर्थ के द्वारा इस हेतु के द्वारा वह शिव अर्थ में रूढ़ हो जाता है और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अर्थ द्वारा। ठीक है, तो जो स्थाणु भव भवच्छिदे यह जो स्थाणु पद है वह अर्थ हेतु के द्वारा एक पक्ष में एक अर्थ में नियंत्रित हो जाता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा अर्थ द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, उपमानाद यदन्यस्य स एव स इति कस्य अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। तो ये किसका उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव स ये लक्षण काव्य प्रकाश में दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा व्यतिरेक अलंकार। जब उपमान से उपमेय का आधिक्य दर्शाया जाता है, जब उपमान से उपमेय का जब आदित्य दर्शाया जाता है और उस समय जो अलंकार होता है वह व्यतिरेक अलंकार होता है और इसका सही आंसर होगा वह विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न, स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्यम किम। काव्य प्रकाश में काव्य के 3 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? काव्य के 3 भेद माने हैं। और कौन कौन से? तो पहला तो जो काव्य है वह है ध्वनि काव्य, दूसरा जो काव्य है वह है गुणीभूत या मध्यम काव्य, तीसरा जो काव्य है वह है चित्र काव्य। इसको उत्तम काव्य भी कहते हैं, इसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं, इसको अधम काव्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाच्य से व्यंग्यार्थ को उत्कृष्ट दर्शाया जाता है। वाच्य से वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ को उत्कृष्ट दर्शाया जाता है, वहां पर ध्वनि काव्य होता है। जहां पर वाच्य है उसका चमत्कार व्यंग्यार्थ से अधिक नहीं होता है, वहां जहां पर वाच्यार्थ चमत्कार उत्पन्न करता है वहां पर जो काव्य जो होता है वह होगा मध्यम काव्य, और यहां पर जो होगा वह व्यंग्यार्थ से वाच्यार्थ का चमत्कार ज्यादा होता है। और चित्र काव्य जो होता है वहां पर चित्र काव्य जो होता है उसको अधम काव्य कहते हैं और वहां पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती ही नहीं है। और इसमें जो प्रश्न है उस प्रश्न में ये दिया गया है कि स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्यम किम। तो स्फुट प्रतीयमानार्थ शब्द चित्रम, अर्थ चित्रम, अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम, ये चित्र काव्य की परिभाषा थी। तो इसमें जो अव्यंग्य पद है, अव्यंग्य पद, इसका वृत्ति भाग में अर्थ लिखा हुआ है कि स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्यम चित्रम। और ये जो है वह 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है शब्द चित्र और दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है अर्थ चित्र। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प 3 चित्र काव्य। ठीक है, अगला प्रश्न, का कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः। इसका सही आंसर होगा वह होगा, सबसे पहली बात करें कि मम्मट में काव्य के हेतु कितने माने हैं,
तो काव्य के हेतु मम्मट ने जो माने हैं वह 3 माने हैं। एक तो है शक्ति, दूसरा जो है निपुणता, तीसरा हेतु जो इन्होंने माना है वह है अभ्यास। ये काव्य के 3 हेतु मम्मट ने माने हैं। शक्ति को क्या कहते हैं? शक्ति का दूसरा जो नाम है वह प्रतिभा भी है। और प्रतिभा किसको कहते हैं? कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। कवित्व बीज रूप जो संस्कार है उस संस्कार विशेष को ही प्रतिभा या फिर शक्ति है वह कहते हैं। निपुणता जो है उसका दूसरा नाम जो है वह है व्युत्पत्ति, और अभ्यास जो है वह कहते हैं पुनः पुण्येन प्रवृत्ति। शास्त्रों में बार बार पढ़ने की, अध्ययन की जो प्रवृत्ति है उसको कहते हैं अभ्यास। तो काव्य के हेतु 3 है और इसमें कवित्व बीज रूप संस्कार जो है उसको कहते हैं प्रतिभा या शक्ति जो है वह उसको कहते हैं, और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न, परोक्ति भेद के शिष्टे की लक्षणम अस्ति। ये किस अलंकार का लक्षण है? तो परोक्ति भेद के श्लिष्टे, श्लिष्ठे मने श्लिष्ठ उपमा, श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा जहां पर परोक्ति भेद के, जहां पर श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा क्या किया जाता है? प्रकृतार्थ के द्वारा अप्रकृतार्थ का कथन किया जाता है, वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। परोक्ति भेद के श्लिष्टे समासोक्ति, ये जो अलंकार है वह समासोक्ति अलंकार कहा जाता है। और इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प नंबर 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा प्रकृतार्थ के द्वारा अप्रकृतार्थ का कथन किया जाए वहां पर ये समासोक्ति अलंकार होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। उपमान उपमा परिकल्पक अभवन वस्तु संबंध कस्मिन अलंकारे भवति। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना। ये उदाहरण जो है वह परीक्षा में पूछा भी जाता है, और अलंकारों से रिलेटेड जब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हमें उदाहरण और उदाहरणों के साथ में उनका लक्षण बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा निदर्शना अलंकार, जहां पर दो उपमान, जहां पर दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं होता है, संबंध नहीं होने के बाद भी वह दोनों चीजें जो है वह उपमा में परिवर्तित हो करके जब संबंध स्थापित कर देती हैं, तो वहां पर जो अलंकार होगा वह होगा निदर्शना अलंकार। और उसमें जो क्या होता है, एक तो है वह उपमान बन जाता है, और दूसरा जो है वह क्या बन जाता है, उपमेय बन जाता है। इस प्रकार से उपमान उपमेय का संबंध स्थापित करके जो अलंकार होता है वह निदर्शना अलंकार होता है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वत्र विहितः स्थिति इति मम्मटोक्ते है विषय हो अस्ति। ये मम्मट ने किस के लिए कहा है? तो मम्मट ने गुणों जो है, गुण के 3 भेद बताए हैं। एक तो है माधुर्य, दूसरा है ओज, दूसरा जो है ओज, तीसरा जो है वह है प्रसाद। तो जब प्रसाद की बात करते हैं तब उन्होंने एक लक्षण दिया है, शुष्केंधनानि अग्निवत स्वच्छ जल स्वत्सहेवया व्याप्नोत्यंत प्रसादो असो सर्वत्र विहित स्थिति। असो सर्वत्र विहित स्थिति कि इन्होंने प्रसाद का लक्षण बताया है कि स्वच्छ जल वत्सहेवया शुष्केंधनानि, जिस प्रकार से शुष्क ईंधन, सूखा हुआ ईंधन लकड़ी होती है उसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, स्वच्छ कपड़ा होता है उसके अंदर पानी जो है वह बहुत जल्दी से प्रवाहित हो जाता है, गल जाता है, उसी प्रकार जो है वह प्रसाद गुण की स्थिति होती है। और वह प्रसाद गुण हर जगह पर सर्वत्र विहित स्थिति उसकी स्थिति है वह पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ततः
कांतेव सरसता पादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवत वर्तितव्यम न तु रावणादिवत इत्युपदेशः च यथा योगम कवेः सहृदयं च करोति कस्य कथनम। ये बात जो है वह किसने कही है? तो ये बात अपन काव्य प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो इतना तो अपन को पता ही है कि ये बात मम्मट ने कही है। अब बात करें काव्य के जब प्रयोजन बताए तब कांता संमितयोपदेश युजे करके एक उपदेश बताया था कि काव्य जो है वह कांता मतलब महिला के उपदेश की तरह का उपदेश देता है। तो उपदेश की इन्होंने 3 शैलियां बताई थी। एक तो बताई थी इन्होंने प्रभु संमित शैली, दूसरी शैली जो बताई थी वह बताई थी सूरज संमित शैली, तीसरी जो शैली है वह है कांता संमित शैली। ठीक है, इसमें जो होता है वह शब्द प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रधान होता है? शब्द प्रधान होता है। सूरज संमित शैली में अर्थ प्रधान होता है। और आगे कांता संमित की बात करें तो इसमें जो होता है वह इस शैली में रस प्रदान का होता है। जैसे वेदादि जो है वह उनकी जो शैली होती है वह प्रभु संमित शैली है। इसके बाद पुराण आदि जो है उनकी जो शैली होती है वह सूरज संमित शैली होती है। इसके बाद कांता संमित जो होते हैं वह शास्त्र जो होते हैं महाकाव्य आदि, इनकी जो शैली होती है वह कांता संमित होती है। तो कांता संमित जो शैली है वह राम की तरह व्यवहार करना चाहिए न कि रावण व की तरह, इस तरह का जो उपदेश है वह कांता संमित जो शैली होती है वह देती है। और ये जो बात है वह वृत्ति में काव्य प्रकाश की वृत्ति में मम्मट ने वहां पर स्पष्ट कर दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प 2 जो है वह सही आंसर होगा। अगला, वाच्याद अनतिशायी ने व्यंगे काव्यम भवति। कोई काव्य के 3 भेद, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, जहां पर वाच्य से व्यंग बहुत अधिक चमत्कार उत्पन्न कर रहा हो वहां पर उत्तम काव्य होता है। और वाच्याद अनतिशायी ने व्यंगे, जहां पर वाच्य से व्यंग जो है वह अनतिशायी ने इतना अतिशय उत्पन्न नहीं कर रहा है, वहां पर जो होगा काव्य वह मध्यम काव्य होगा। इसकी परिभाषा काव्य प्रकाश में कही गई है, अतादृशी गुणीभूत व्यंगम, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यम। ये जब परिभाषा मध्यम काव्य की दी गई है और उसका जब वृत्ति भाग में अतादृशी पद को स्पष्ट मम्मट ने किया था, वहां पर कहा है अतादृशी का अर्थ होता है वाच्याद अनतिशायी ने व्यंग्य। ठीक है, जब व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य उत्कृष्टता को प्रकट कर रहा हो वहां पर मध्यम काव्य होता है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। और इसका जो विकल्प नंबर 2 है वह सही है। अगले बात, काकु भवति। ये जो काकु शब्द है वह वक्रोक्ति अलंकार से लिया गया है। कहां लिया गया है? वक्रोक्ति अलंकार से। वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद हैं? तो वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है श्लेष वक्रोक्ति, दूसरा होता है काकु वक्रोक्ति। एक तो होता है श्लेष वक्रोक्ति, दूसरा वक्रोक्ति का भेद होता है वह होता है काकु वक्रोक्ति। और काकु का मतलब होता है वह होता है ध्वनि विकार, भिन्न कंठ ध्वनि धीरे काकु रित्य विधीयते, ये चीज उन्होंने वहां पर कही गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ध्वनि विकार। अगला प्रश्न, वाक्यार्थ बोधनाय तात्पर्यार्थ वृत्ते नास्ति आवश्यकता इति मतम स्वीकुर्वन्ति। चलिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में भी थोड़ा सा टफ लगता है। 2 चीजें काव्य प्रकाश में अपन पढ़ते हैं, एक तो होता है अभिहितान्वयवाद, दूसरा होता है अन्विताभिधानवाद। क्या होता है? शब्द के 3 भेद होते हैं, एक तो होता है वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 अर्थ शब्द होते हैं और इनके 3 ही अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ
और तीसरा अर्थ जो होता है वह होता है व्यंग्यार्थ। ये तीन अर्थ होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वह क्या कहते हैं, तात्पर्यार्थापि केषुचित्, तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये तीन अर्थों के साथ में तात्पर्यार्थ नाम का भी चतुर्थ अर्थ का भेद होता है। और केशच्युत का मतलब होता है, इसका मतलब है अभिहितान्वयवाद। और अभिहितान्वयवाद के जो प्रवर्तक हैं, एक तो है कुमार भट्ट, एक तो है पार्थ सारथी मिश्र, और दूसरे जिनका नाम है, उनका नाम है कुमार भट्ट, कुमारिल भट्ट, जिनका नाम है वह है। और वाच्य एवं वाक्यार्थ, ये जो मानते हैं वह अन्विताभिधान ये मानते हैं। और इसके जो प्रवर्तक हैं वह प्रभाकर गुरु, और दूसरे जो हैं वह है शालिकनाथ मिश्र। ये जो है वह वाच्य ही वाक्यार्थ है, ये चीज मानते हैं। ये दोनों को याद कर लेना। तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, ये जो बात है वह अभिहितान्वयवाद मानते हैं। और वाच्य एवं वाक्यार्थ ये जो मानते हैं वह अन्विताभिधान मानते हैं। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो ये है। यहां तक ये चीज अपन को क्लियर हो चुकी है। आगे की बात करते हैं। अब इनका जो अभिहितान्वयवादी का इनका मत क्या है कि सबसे पहले जो है पद से पदार्थ की प्रतीति होती है, पदों से पदार्थ की प्रतीति होती है, और उनमें आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के आधार पर तात्पर्यार्थ शक्ति के द्वारा उनमें अन्वय स्थापित होने के बाद जो है वह वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। ये इनका कहना यह है, पद से पदार्थ की प्रतीति होती है, और इस पदार्थ की प्रतीति होने के बाद आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि इनके वश में होने के बाद, इनके सहयोग होने के बाद पदार्थ से वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। ये जो बात है वह अभिहितान्वयवादी कहते हैं। और अन्विताभिधानवादी क्या कहते हैं कि जो पद है वह तो पहले से ही अन्वित होता है, पद जो है वह तो पहले से ही अन्वित होता है, और उस अन्वित पद की लक्षण अभिधा शक्ति के द्वारा फिर हमें वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। ये जो बात मानते हैं वह अन्विताभिधानवादी मानते हैं। तो अन्विताभिधानवादी जो है उनके अनुसार तात्पर्यार्थ वृत्ति जो है इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये चीज यहां पर हमें समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न। पावन मतानुसारम गुणस्य प्रकारः नास्ति। पावन जो है माधुर्य ओज प्रसादास्थ त्रयस्त्रेण पुनर्दशः। ठीक है, एक इन्होंने मम्मट ने ये चीज क्लियर की है, माधुर्योज प्रसादास्थ त्रयस्तेन पुनर्दशः। ये इन्होंने क्लियर कहा है कि माधुर्य ओज प्रसाद त्रयस्ते गुण जो है वह तीन ही होते हैं, न पुनर्दशः। क्या होता है, वामन जो है वह 10 गुणों की भेद संख्या जो 10 मानते हैं वह कौन से हैं, तो माधुर्य, ओज प्रसाद, समता समाधि, सुकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, कांति, 6-8, सुकुमार्य, अर्थ का व्यक्ति, कांति, माधुर्य, समता समाधि, सुकुमार्य, उदारत कांत। इस प्रकार से ये वामन जो है वह 10 गुणों को मानते हैं। इन 10 गुणों को मम्मट कहते हैं कि इन 10 गुणों का इस तीन में अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए जो गुण है
वह 3 ही है। इसको इस चीज का निराकरण करने के लिए इन्होंने कहा कि ये चीज लिखी है। एक है उदारता, ठीक है, ये 9 हो गए। तो इसमें जो है वह एक और होता है, वह होता है श्लेष, ठीक है। ये 10 गुणों वामन ने माने हैं और इसमें इन्होंने जो है आर्जवम जो है इसको इन्होंने नहीं माना है। तो इसका सही आंसर जो है वामन के अनुसार जो आर्जवम है वह नहीं है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है सव्रीडा दयिता नने करुणा करुणा मातंग चरमांबरे इत्यत्र रस दोषः अस्ति। यहां पर कौन सा रस दोष है? तो सबसे पहली बात करें, रस दोष जो है जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाला है उसमें पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। मम्मट ने 13 रस दोष बताए हैं। कितने बताए हैं? 13 रस दोष बताए हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा व्यभिचारी भावस्य स्वशब्द वाच्यता। इसमें क्यों है? क्योंकि व्यभिचारी जो भाव है, व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या जो है वह है 33। तो जब 33 व्यभिचारी भावों का जब पद्य में अगर उसका प्रयोग एज इट इज किया जाता है तो वहां पर वह रस दोष होता है। जैसे यहां पर सव्रीडा, करुणा, ये जो है वह व्यभिचारी भाव है और इन व्यभिचारी भावों का हूबहू प्रयोग जो है वह पद्यों में किया गया है। तो यहां पर जो है वह रस दोष होगा व्यभिचारी भावस्य स्वशब्द वाच्यता। तो ये इसका सही आंसर होगा विकल्प 1। अगला प्रश्न है अकांडे प्रथनम रस दोषस्य उदाहरणम अस्ति। ये काव्य प्रकाश से ही है। तो इसका सही आंसर होगा अकांडे प्रथनम, मतलब अनवसर, बिना अवसर के ही किसी अनुचित रस का प्रारंभ कर देना वह कहलाता है अकांडे प्रथनम। तो इसका सही आंसर होगा वेणी संहारे अनेक वीरशे प्रवृत्ते भानुमृत्या सह दुर्योधनस्य श्रृंगार वर्णनम। ठीक है, कि जब वेणी संहार में अनेक वीर भीम आदि का मरण हो रहा था उस समय भानुमति और दुर्योधन इन दोनों के रति विलाप, इन दोनों का प्रेम या उस समय प्रेम का वर्णन करते हुए श्रृंगार के माध्यम से वहां पर वर्णन करना। तो ऐसा उस प्रकार का वर्णन जहां पर होता है वहां पर अकांडे प्रथनम जो रस दोष होता है वह होता है। क्योंकि जहां पर युद्ध की बात चल रही थी, वीर रस और भयानक रस की बात, मरण हो रहे थे, तो वहां पर वीर रस और भयानक रस की बात चल रही है और वहां पर उस रस को छोड़ करके श्रृंगार रस का वर्णन प्रारंभ कर देना, तो उसको कहते हैं अकांडे प्रथनम। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास, अगले प्रश्न और अगले सारे काव्य प्रकाश के जो टॉपिक हैं उनकी क्लासों को लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। धन्यवाद।